Assalamualaikum. So inshallah today we will do the exercise of unit number 6, say no to drugs. So let's start. Okay, so let's start it. First is here you can see there are some questions. So we will start from the question number 6. एज आई हैव सेड बिफोर दैट ये जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना इसके एंड में ये आपके पेपर में इस तरह नहीं आते कि आंसर दीज क्वेश्चंस, इस तरह ये नहीं आते कि इन सवालात के यानी कि आंसर दिस क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका 15 MCQs होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है कि कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, उसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ढूंढने होते हैं। तो दैट्स वाई आई एम नॉट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एंड आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी चाहिए तो यू कैन टेल मी, आई कैन मेक अ वीडियो फॉर दिस क्वेश्चंस एज वेल, लेकिन फ़िलहाल नहीं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कहा जा रहा है क्रिएट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, जो आपको ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है क्वेश्चन ये वाली, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्रिएट अ विजुअल प्रेजेंटेशन चार्ट और प्रोजेक्ट हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। यानी आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई चार्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसका टॉपिक होना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। ग्रुप्स में काम करें और उसको क्लास में प्रेजेंट करें। तो हमने क्या किया कि चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ। इसके ऊपर मैं एक पैराग्राफ आपके लिए लिख दिया है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, चूँकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और याद रखें कि SLO बेस्ड पेपर है, तो अगर आपसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट का कहा गया है तो हो सकता है आपका ये एज पैराग्राफ आ जाए। ठीक है, तो आपने इस तरह ये याद रखने चीज़ें। तो हम इसका पैराग्राफ कर लेते हैं। तो पैराग्राफ का टॉपिक समझें पहले, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन, ड्रग एजुकेशन की अहमियत एंड प्रिवेंशन और ड्रग से बचाओ। So drug education and prevention are very important because they help keep people, especially young ones, safe and healthy। कि इनकी ज़रूरत इसलिए है कि ये लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को महफूज रखते हैं और सेहतमंद रखते हैं। By learning about the dangers and effects of drugs, we can protect ourselves and our loved ones from harm. Drug education teaches the harmful effects drugs can have on the body and mind. It helps us understand how drugs can damage our health, relationships and future goals. Prevention programs, अब देखें, अब हमने दोनों चीज़ों को कवर करना है पैराग्राफ में। जो कि पैराग्राफ अगर सिर्फ होता ना सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग एजुकेशन, तो हम सिर्फ उसके बारे में लिखते हैं। पैराग्राफ दोनों के बारे में कि ड्रग एजुकेशन की सिग्निफिकेंस भी बताएं और प्रिवेंशन भी बताएं। तो कुछ बातें प्रिवेंशन की भी यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, it helps us understand, for example, drug education teaches the harmful effects drugs can have on the body and mind. It helps us understand how drugs can damage our health, relationships and future goals. Prevention programs create awareness and offer support to avoid drug use. It also teaches us how to resist peer pressure. Peer pressure का मतलब होता है साथियों की तरफ से दबाव। जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो आपके क्लास फेलोज का दबाव, इट इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके जो कुलीग्स हैं उनकी तरफ से दबाव, यानी कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप होते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी तरफ से दबाव। ओके, सो से नो टू ड्रग्स। अच्छा, शुरू से देख लेते हैं इन सेंटेंसेस को कि जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेयरनेस यानी आगाही पैदा करते हैं, प्लस एंड ऑफर सपोर्ट टू अवॉइड ड्रग यूज़। इट ऑल्सो टीचेस अस हाउ टू रेजिस्ट पीयर प्रेशर। हमें सिखाते हैं कि पीयर प्रेशर से ख़ुद को किस तरह बचाया जाए, किस तरह रेजिस्ट किया जाए। से नो टू ड्रग्स और प्लस ड्रग्स के आगे नो कैसे, कोई आपको ड्रग्स ऑफर कर रहा है तो आप नो कैसे कहें, एंड मेक हेल्दी चॉइसेस और हेल्दी चॉइसेस कैसे करें। तो ये चीज़ें प्रिवेंशन में आती हैं, यानी बचाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिवेंट ड्रग यूज बाय फाइंडिंग हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स लाइक स्पोर्ट्स, हॉबीज और स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट्स। वी मस्ट लर्न टू से नो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें नो कहना सीखना है। विद द हेल्प ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड प्रिवेंशन वी कैन लिव हेल्दी लाइव्स विदाउट ड्रग्स एंड रीच आवर फुलेस्ट पोटेंशियल। बाय नोइंग दिस वी कैन रिड्यूस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड हेल्प पीपल मेक पॉजिटिव लाइफ डिसीजंस। ओके, सो अब आपने क्या करना है, इफ़ यू आर ए टीचर, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करवाना है, आप होमवर्क दे सकते हैं। आप बेस्ट तरीका जो आई विल रिकमेंड, आप जो ग्रुप असाइनमेंट दे सकते हैं। ये जो चीज़ें, ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसमें से आप 3 या 4 या 5 या 6 जो भी आप मुनासिब समझते हैं पॉइंट्स उठाएं, बोर्ड पे लिखें। और अगर बोर्ड पे नहीं भी लिखना तो आप बच्चों को वैसे कहें कि नोट डाउन कर लें, या
जो भी है बेहतर समझते हैं, लेकिन आप बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं 3-3 के 4-4 के, और आप उनसे कह सकते हैं कि इस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है या आपने क्लास प्रेजेंटेशन बनानी है। मकसद ये है कि बच्चों को ये चीज़ आ जाए। तो क्लास असाइनमेंट हो जाएगी, एट द एंड आप इनको पैराग्राफ भी करवा दें, क्योंकि आई विल हाईली रिकमेंड कि इसको एज अ पैराग्राफ ज़रूर देखें, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। अगला देख लेते हैं, अगली चीज़ क्या है। ओरल कम्युनिकेशन पे आप देखें, पेयर वर्क रोल प्ले ब्रैकेट में लिखा हुआ है। Perform a role play in your class portraying a character who initially succumbed to peer pressure and then confidently used refusal skills to avoid drugs। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक डायलॉग का फॉर्म दिया, डायलॉग की शक्ल दी है। सक्कम यहाँ पे एक नया वर्ड है। सक्कम का मतलब होता है झुक जाना। कि आपने एक ऐसा रोल प्ले बनाना है क्लास में जिसमें कैरेक्टर है जो कि शुरू में तो झुक गया प्रेशर के आगे, और लेकिन बाद में उसने रिफ्यूज़ल स्किल्स यूज़ की हैं ड्रग्स को, मतलब ड्रग्स को नो कहने के लिए। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। तो यहाँ पर हम इसको डायलॉग की फॉर्म में लिखेंगे। सो फ्रेंड क्या कह रहा है, सो देयर आर 2 कैरेक्टर्स, फ्रेंड एंड कैरेक्टर, आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड कह रहा है ट्राई दिस न्यू ड्रग, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो कैरेक्टर इज सेइंग ओके आई विल ट्राई जस्ट वंस। अब वो देखिए शुरू में उन्होंने देखिए आपने डायलॉग को समझना है, डायलॉग को अच्छी तरीके से समझ के डायलॉग लिखना है, ख़ुद से आपने बातें नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपने डायलॉग को समझना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे डायलॉग कह रहा है कि आपने पहले तो जो कैरेक्टर है वो पहले तो झुकेगा, यानी दबाव में आएगा और बाद में रिफ्यूज़ करेगा। तो उसी तरह हमने डायलॉग बनाना है। तो शुरू में फ्रेंड कह रहे हैं ट्राई दिस न्यू ड्रग, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैरेक्टर इज सेइंग ओके, हियर देयर इज इन्वर्टेड कॉमा, इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, कैरेक्टर इज सेइंग ओके आई विल ट्राई इट जस्ट वंस। फ्रेंड come on, don't be shy, join us। Corrector, I am having doubts, I am not sure। अब वो थोड़ा झुक रहा है, ठीक है। डायरेक्टली वो नो नहीं कह देगा, जो कि डायलॉग कह रहा है कि पहले वो झुक रहा है, पहले उनकी बातें सुन रहा है और फिर बाद में रिफ्यूज़ कर रहा है। देन फ्रेंड एवरीवन इज डूइंग इट, यू विल फील ग्रेट प्लेयर। कैरेक्टर ओके फाइन बट जस्ट ओनली वन टाइम। अब देखें वो उनकी बातों में आ रहा है, बड़ा मज़ा आएगा, सब लोग ही तो कर रहे हैं, तुम भी तो कर लो और बड़ा मज़ा आएगा। तो वो अब कैरेक्टर फिर उनकी बातों में आ रहा है, एंड ही इज सेइंग ठीक है लेकिन सिर्फ एक बार। देन कैरेक्टर वेट आई रिमेंबर व्हाट आई लर्न इन ड्रग एजुकेशन, व्हाट आई वेट आई रिमेंबर व्हाट आई लर्न इन ड्रग एजुकेशन क्लास। अब एकदम अब वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि देखो मुझे कुछ याद आया जो मैंने ड्रग एजुकेशन की क्लास में देखा सुना था या सीखा था। सो फ्रेंड दैट क्लास वॉज जस्ट रबिश, डोंट टेक इट सीरियसली। अब देखें अगेन आई विल से कि आपने ये समझना है कि डायलॉग क्या है। शुरू में उसने पीयर प्रेशर के आगे झुकना है और बाद में रिफ्यूज़ करना है। तो फ्रेंड कह रहे हैं कि छोड़ो उसको, वो तो ऐसी रबिश सी क्लास थी ड्रग एजुकेशन की, तो उसमें ना हो, उसको सीरियसली मत लो। नाउ कैरेक्टर नो आई लर्न हाउ टू मेक स्मार्ट चॉइसेस एंड से नो। Friend, that is not important right now. Come on, and just trying it one time is not harmful। अब फिर फ्रेंड क्या कह रहे हैं, कोई इसको ये कोई अहम नहीं है और बस एक बार ट्राई करना कुछ ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। Corrector, no, I'm serious. I don't want to put my health and future in danger। Friend, okay, but you are going to miss this। अब अगेन देखें आखिर वक्त तक फ्रेंड उसको ऐसी बातें कर रहा है। Corrector, I want to be safe, no thank you। Friend, okay, it's your choice but I will again say to think about it। Corrector, I am confident in my decision, no drugs for me, thanks। Friend, okay, I respect your choice, you are making a smart decision। So थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने देखा था कि देयर शुड बी 8 कन्वर्सेशन सेट्स, ठीक है। इफ़ यू मिस्ड इट तो आप डायलॉग की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने तफसील से बताया, डिटेल बताया कि अच्छा डायलॉग कैसे लिखना है। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 8 कन्वर्सेशन सेट्स इन द डायलॉग। यहाँ पर आप सेटिंग भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेटिंग ऐड कर लेते हैं, सेटिंग ऐड कर लेते हैं। 2 फ्रेंड्स आर इन द पार्क, और इन द पार्क कर लें, इन द क्लास कर लें, इन द स्कूल कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ द सेटिंग मतलब होता है वेयर, व्हेन एंड वेयर, यानी कहाँ पे कब। तो यहाँ पे हम लिखे कि 2 फ्रेंड्स जो हैं वो पार्क में। सो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं 8 कन्वर्सेशन सेट्स होता है कि जो 2 लोग बातें कर रहे हैं वो एक सेट बना, यानी फ्रेंड और करेक्टर ये एक सेट बना। यू कैन गिव द नेम्स टू अ फ्रेंड एंड टू अ करेक्टर, आप इसको नेम भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हम यहाँ पे अगेन देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे लिखा हुआ है
Individual task: prepare a presentation on the assigned topic, that is harmful effects of drugs abuse on health. Give presentation on the topic in front of the class. Again जहाँ पे presentation का word है, but we will again write a paragraph. हम उसको paragraph की form में लिख देते हैं कि harmful effects of drug abuse on health. सो ड्रग एब्यूज़ हमने जैसे कि रीडिंग में पढ़ा था, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन में, कि एब्यूज़ का इस चैप्टर में या इस यूनिट में मतलब है गलत इस्तेमाल. सो ड्रग एब्यूज़ इज़ अ साइलेंट किलर creeping up on you when you least expected. This is called an attractive hook statement. Always keep in mind that start a paragraph with a very attractive hook statement or a topic sentence. Topic sentence or a hook statement is the first line of the paragraph and it should be attractive. It can be a quote, it can be any question, it can be any fact, or it can be any attractive line. It's a dangerous game that can destroy your life. Drugs can damage your brain, heart and lungs and harm your liver, kidneys and other vital organs. अभी हम क्या बता रहे हैं? इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं, ख़तरनाक असरात ड्रग्स के आपकी सेहत पर. हमेशा याद रखें जो पैराग्राफ का टॉपिक है उसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है. यहाँ पे ड्रग एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है, आपने ड्रग एजुकेशन की बात नहीं करनी. यहाँ पे रिफ्यूज़ल स्किल्स या पीयर प्रेशर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं. यहाँ पे सिंपल बात हो रही है कि ड्रग्स के ख़तरनाक असरात सेहत पर, तो आपने सेहत पर ही रहना है और ड्रग के असरात जो सेहत पर हो रहे हैं बस उसकी बात करनी है. यू माइट फील ओके एट फर्स्ट बट सून यू विल फेस हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग. लॉन्ग टर्म ड्रग यूज लीड्स टू एडिक्शन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेमोरी लॉस. योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो बिकम्स वीक. ड्रग एडिक्शन ऑल्सो कॉजेज हार्ट अटैक एंड वेट loss. Don't let drug abuse take control of your life. Seek help from a doctor or rehabilitation center before it's too late. Remember, drug use has long-lasting consequences for your health and well-being. तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्यारा सा पैराग्राफ. आगे आ जाए. यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया है और इसको हमने प्रॉपर पंक्चुएट करना है. रीराइट विद करेक्ट पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, अपॉस्ट्रोफीज, कॉमास, स्पेलिंग्स, हाइफन, कन्वेंशन एंड सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल. सो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है. अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने चीज़ें लगानी है. सो हियर हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ओके. It was the best of times, it was the worst of times. It was, अब यहाँ पे it was the best of times, comma, it was the worst of times, comma, it was the age of wisdom, comma, it was the age of foolishness, comma, it was the epoch. यहाँ पे epoch के आगे e भी लगाया हुआ तो हमने e नहीं लगाना, हमने सिंपल EPOCH है. इट वॉज द इपॉक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपॉक ऑफ इनक्रेडुअलिटी, इट वॉज अगेन कॉमा, बिलीफ के बाद भी कॉमा, इनक्रेडुअलिटी के बाद कॉमा. इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट. एल कैपिटल है, हमें इसको अंडरलाइन करके ऊपर स्मॉल एल लगाया है. लाइट का एल स्मॉल, कॉमा. इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस का डी स्मॉल, देख लें ये मिस्टेक निकालिए, कॉमा. इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, कॉमा. इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, कॉमा. वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, कॉमा. वी हैड नथिंग बिफोर अस, कॉमा. वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट टू हेवन, कॉमा. वी वर ऑल गोइंग डायरेक्ट द अदर वे. यहाँ पर आएगा एक हाइफन, एक डैश सी, ठीक है, एक डैश लगानी है. इन शॉर्ट, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पे डैश नहीं है. इन शॉर्ट ये के बीच में अदर वे और बीच में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर एक डैश लगाई है. इन शॉर्ट द पीरियड वॉज सो फार लाइक द प्रेजेंट पीरियड दैट सम ऑफ इट्स नॉइजिएस्ट अथॉरिटीज इंसिस्टेड ऑन इट्स बीइंग रिसीव्ड, कॉमा. ये पहले ही लगा हुआ है, ये हमने नहीं लगाया, ये बुक में ऊपर देखें पहले ही लगा हुआ है. फॉर गुड or for evil in the superlative degree of comparison only. At the end there will be full stop. अब आपने देखा कहीं भी full stop नहीं है, सिर्फ end में है. और टाइटल हमने इसका दे दिया वर्ल्ड ऑफ कंपैरिजन, वर्ल्ड ऑफ, यहाँ पे हमने स्लैश डाल के लिखा वर्ल्ड ऑफ कंट्रास्ट, या फिर हम इसका दे सकते हैं एज ऑफ कंट्रास्ट. यानी कि 3 टाइटल हैं, इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं. अब ये जो पैराग्राफ है इट इज़ वेरी फेमस पैराग्राफ, स्पेशली जो फर्स्ट 2 लाइन्स है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. ये इज़ वेरी 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 फेमस. और ये क्या है, चार्ल्स डिकन्स के नावल से लिया गया है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओरिजिनल टेक्स्ट. अगर आपको कुछ भी, इफ़ यू आर अ टीचर और यू आर अ स्टूडेंट, ये जो पहला पैराग्राफ है ये पैराग्राफ दिया गया था पंक्चुएशन के लिए, तो यहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ.
तो फिर कुछ भी आपको नहीं रहेगा मसला कि क्या सही है क्या गलत है. सो हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. और इसका हमने ये वैसे तो इस बुक का नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़. सो हम इसको अ टेल ऑफ कंपैरिजन भी लिख सकते हैं. अ टेल ऑफ कंपैरिजन्स, एज ऑफ कंट्रास्ट, वर्ल्ड ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पे कंपैरिजन तो है ना, अपोजिट चीज़ों ने. इट वॉज वर्स्ट बेस्ट ऑफ टाइम्स, वॉज वर्स्ट ऑफ टाइम्स. सो ये चीज़ है. आगे क्या कह रहे हैं कि ओके यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इधर से ही. यहाँ पे राइटिंग है. ठीक है. ऊपर यहाँ पे देखिए राइटिंग. ड्रग एजुकेशन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. और यहाँ पर मैं इस पिक्चर की बात कर रही हूँ. यहाँ पे जो राइटिंग लिखा है ना, इसकी बात कर रही हूँ. ये राइटिंग, इसको पढ़ते हैं. इसका आगे से क्वेश्चन है. आपकी बुक का पेज 84 है. Drug education can have a significant impact on individuals and in the battle of substance addiction on several levels. It provides the knowledge necessary to avoid situations and information to make healthier personal choices. Moreover, it is creating personal strategies for avoiding both negative peers and the inherent pressure associated with substance use in social scenarios. Drug education is not just taken lightly, and is a crucial factor in addressing deep-seated concerns that perpetuate substance use disorders. Refusal skills are pivotal in drug education. इसका बकिया हिस्सा यहाँ पर है. Like skills are strategies of methods that an individual can use to say no in peer pressure situations. These skills are also important because they allow individuals to avoid social peer pressure. Refusal skills allow individuals to make their own decisions and commit to them. A few refusal strategies to use before a peer pressure situation are set goals and practice refusal skills, develop your reasoning. यानी वो ये इसका सिंपल जो लुब्बे लुबाब है वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि राइटिंग में कि जो ड्रग एजुकेशन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों पर, यानी कि एक फ़र्द पर. और वो जो अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं एडिक्शन से छुटकारे की, उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है कि आप किस तरह हेल्दी रह सकते हैं वगैरह वगैरह. फिर वो कह रहे हैं कि रिफ्यूज़ल स्किल्स की आप बात करें. रिफ्यूज़ल स्किल्स का मतलब होता है कि जब कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है कि ले लो, चख लो, बड़ा मज़ा आएगा, ये है वो है, दोस्त नहीं हो, इस किस्म की बातें जब कर रहे होते हैं तो आपने किस तरह नो करना है. तो रिफ्यूज़ल स्किल्स की यहाँ पे अहमियत बताई गई है. फिर वो ये कह रहे हैं कि पीयर प्रेशर से किस तरह आपने बचना है. और उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ स्टडीज़ की गई हैं कि जब शुरू की एज में, यानी स्कूल्स में ही, यानी कि पढ़ाई के दौरान, यानी जब बच्चे भी छोटे होते हैं टीनेज के दौरान, जो उससे भी पहले या एटलीस्ट टीनेज में, तो आपको ड्रग एजुकेशन दे देनी चाहिए. उसके क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि बच्चों को सोशल स्किल्स आ जाती हैं और अपने आप को बचाना आ जाता है. प्लस उन्हें ये पता चल जाता है कि कितना ख़तरनाक है ये और हमें रिफ्यूज़ किस तरह करना है और कल्चरल इश्यूज़ को किस तरह डील करना है वगैरह वगैरह. ये सब बातें इसमें दी गई हैं. ठीक है. यानी इसमें 2-3 बातें जो दी गई हैं वो क्या है कि ड्रग एजुकेशन हो, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, रिफ्यूज़ल स्किल्स कैसे हो वगैरह वगैरह. अब हमें क्या करना है. Question 1. Make a mind map to summarize and organize the key ideas and concepts presented in the text with correct spelling, punctuation and capitalization on drug education and preventive measures related to refusal skills. तो अब हमने क्या करना है कि इसका एक तरह से माइंड मैप बनाना है. बीच में लिखना होता है ये, जो जब भी कभी आपको इस किस्म का क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना है. अच्छा मेरे बेटा याद रखें कि आप ये ना सोचें तो पेपर में नहीं आएगा, हम क्यों करें. समटाइम चीज़ पेपर में अगर नहीं भी आती तो आपने, हो सकता है आप आगे जाके कोई और पेपर्स दें, आप किसी चीज़ का एंट्री टेस्ट दे लें. आगे MD कैट होते हैं और NTS टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ आगे जो टेस्ट होते हैं ना, एंट्री टेस्ट वगैरह आपको देने पड़ते हैं. तो उसमें इस तरह की चीज़ आ सकती है कि माइंड मैप बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं. तो आपको चीज़ें आनी चाहिए. तो जब कभी माइंड मैप का क्वेश्चन आया ना कि एक पैराग्राफ है, उसका माइंड मैप बनाए, शक्ल ऐसी दियो, सर्कल्स दियो, तो आप में याद रखना है कि जो बीच का सर्कल होता है ना, बिल्कुल मिडल, उसमें यानी कि जो दरमियान में उसके इर्द गिर्द बाकी निकल रहे हैं, उसमें आपने मेन टॉपिक लिखना होता है. तो हमने यहाँ पे मेन टॉपिक लिखा ड्रग एजुकेशन एंड रिफ्यूज़ल स्किल्स. उसके इर्द गिर्द आपको 5 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, उसमें हमने उनकी मेन पॉइंट्स लिख देने हैं. यानी इस पूरे पैराग्राफ में जो 5 की पॉइंट्स हैं या किसके मुतल्लिक बात है वो लिख देने. जैसे हमने लिखा बेनिफिट्स ऑफ अर्ली ड्रग एजुकेशन, देन इम्पैक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि उनके सबसे पहले फ़ायदे, फिर उनका इम्पैक्ट और ड्रग एजुकेशन, उस एजुकेशन के असरात, फिर रिफ्यूज़ल स्किल्स, और उसके बाद है रिफ्यूज़ल स्ट्रैटेजीज़ कि स्किल्स भी आनी चाहिए, फिर वो किस तरह स्किल्स बनाए वो, फिर अर्ली ड्रग एजुकेशन इन स्कूल्स, ये भी बताया गया है. तो ये हैं 4-5 मेन बातें. इट इज़ कॉल्ड अ माइंड मैप.
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने एक गिव एन अकाउंट ऑफ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस यू हैड इन योर लाइफ. इट कुड बी अ ट्रैवल एक्सपीरियंस और अ सरप्राइजिंग एक्सकर्शन ट्रिप. शेयर द डिटेल्स, योर व्यूज एंड हाउ इट माइट हैव altered your point of view of life. Also edit and proofread keeping in view sentence structure, subject verb agreement, noun pronoun agreement, reference words, connectives, transitional devices, punctuation and spelling. ओके, हेयर द वर्ड एक्सकर्जन. एक्सकर्जन का मतलब होता है एक शॉर्ट ट्रिप या घूमना फिरना. ट्रैवल थोड़ा बड़े मीनिंग में आ जाता है कि सफ़र या सफ़र की मीनिंग में, और एक्सकर्जन आ जाता है घूमना फिरना, जस्ट छोटा मोटा एक जो ट्रिप होता है. ओके, अब यहाँ पर वो 2-3 बातें कह रहे हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि ये याद रखना है सिंपल कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. जैसे शी है, शी सिंगुलर तो वर्ब के आगे एस लगा देंगे, शी रन्स. और अगर प्लूरल है जैसे दे है, वी है, तो उसके साथ प्लूरल आएगा वर्ब, यानी एस नहीं लगाएंगे, दे रन. सिंपल सी बात है. नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है कि वही वाली बात है, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी उसके लिए जो प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो. तो नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. जैसे द गर्ल सिंगुलर है, लॉस्ट हर बुक, यहाँ पे देयर बुक अगर लगा देंगे तो हमें क्या कहूँगी कि देयर इज़ नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट मिस्टेक. आपने नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का ख्याल नहीं रखा. अगर आपने लिखा द गर्ल लॉस्ट देयर बुक, तो गर्ल चूँकि सिंगुलर है तो आपने हर लगाना है. इसी तरह प्लूरल नाउन्स टेक, प्लूरल नाउन प्रोनाउन, जैसे द बॉयज़ फाउंड देयर टॉयज. अब बॉयज़ प्लूरल है ना तो हमने देयर लगाया. दिस इज़ सिंपल. अब हम लिख लेते हैं पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाकायदा लिखा हो कि पैराग्राफ लिखिए आप कि मेमोरेबल कोई ट्रिप हो. एक पैराग्राफ लिख लेते हैं. Under the mesmerizing starry sky of Hunza Valley, I experienced a night that will be unforgettable for me forever. अब आप खुद फ़र्क देखें. मैं लिखूँ कि I went to there. I have many experiences, but the Hunza Valley experience is my favorite. What the hell is this? यानी आपका कोई स्टार्ट बिल्कुल एक अजीब सा है, कोई अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप ना एग्जामिनर को शुरू में ही ना ऑफेंड करेंगे कि क्या मैं चेक कर रही हूँ या क्या मैं चेक कर रहा हूँ. तो स्टार्ट ऐसा हो कि बंदा कहे वाह क्या पैराग्राफ है. ठीक है, तो अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को सिखाएं कि हुक स्टेटमेंट की इतनी अहमियत होती है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमेशा याद रखें कि आपने पैराग्राफ का आगाज़ बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से करना है. अब आप खुद फ़र्क देख लें. एक मैं लिखूँ आई वेंट टू हुंजा, आई एन्जॉयड अ लॉट, इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. और एक ये देखें आप, वो कितना अजीब सा फजूल सा स्टार्ट. और एक ये स्टार्ट आप देखें, अंडर द मेस्मराइजिंग स्टारी स्काई ऑफ हुंजा वैली I experienced a night that will be unforgettable for me forever. यानी कि आप खुद देखें क्या आगाज़ है. One summer, my family and I went on a trip to Hunza Valley. It was a beautiful place with green fields, blue skies, and snow-capped mountains. We hiked to a nearby village and saw the most stunning views. I was amazed by the kindness of the people we met and the delicious food we ate. But what made this trip truly special was the night we spent gazing at the stars. The sky was filled with millions of twinkling lights, and it made me realize how small I am in this vast universe. This experience taught me to appreciate the beauty in life and to be grateful for the little things. It changed my perspective on life and made me a more thankful person. अब यहाँ पे हमने हर चीज़ जो है ना फिट की है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब का भी ख्याल रखना है, नाउन प्रोनाउन का भी ख्याल रखना है, और आपने भी बताना है कि हाउ इट माइट हैव ऑल्टर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, कि इसने आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके को चेंज कैसे किया. जैसे आप देख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं कि एक मैं ट्रैवल पे गया और मेरे साथ कोई हादसा हो गया फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये सीखा कि मतलब गम के साथ सब्र कैसे होता है, या खुशी के साथ गमी भी होती है, और सब्र कैसे करना होता है, शुक्र कैसे करना होता है. इस किस्म की बातें आप लिख सकते हैं कि आपने वो कहना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ कैसे बदला. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि मैं थैंकफुल पर्सन बन गई. ओके, सो इट्स अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. हमेशा याद रखें पैराग्राफ क्या कह रहा है. ओके, नेक्स्ट है एक पोएम दी गई है, द ह्यूमन सीजन बाय जॉन कीट्स. आई होप कि आपने सेक्शन ने ये नाम सुना होगा. अगर नहीं सुना हुआ तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन he is a very very famous poet by John Keats. पोएम है द ह्यूमन सीजन्स. बहुत खूबसूरत पोएम है. इसकी पैराफ्रेजिंग करने को नहीं कहा जा रहा, सो हम नहीं करेंगे. कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे. 4 seasons fill the measure of the year. There are 4 seasons in the mind of man. He has his lusty spring when fancy clear takes in all beauty with an easy span.
He has his summer when luxuriously springs on it, cut of youthful thought he loves to ruminate, and by such dreaming high. It is nearest unto heaven, quite curves. His soul has in its autumn when his wings he furleth close, contented so to look on mists in idleness to let fair things pass by unheeded as a threshold brook. He has his winter too of pale misfeature, or else he would forego his mortal nature. So this is the poem. यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें जैसे 4 सीजन फिल द मेजर ऑफ द ईयर, देयर आर 4 सीजन इन द माइंड ऑफ मैन, ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग व्हेन फैंसी क्लियर. तो यहाँ पे ईयर और क्लियर मिल रहा है, स्पैन और आगे जाके जो है मैन और स्पैन मिल रहे हैं. तो इस किस्म की इसकी यानी ए बी किस्म की इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है. थीम इसमें बताई गई, यानी कि इसमें सिंपल अगर हम थीम की बात करें तो उन्होंने 4 सीजन्स को इंसान के जो उम्र है ना उसमें उसका रिलेट किया, यानी बचपन जवानी, जहाँ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो एक बचपन, लड़कपन या जवानी, और फिर थोड़ा बहुत जो उधेड़ उम्र की तरफ आ रहा होता है, फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है. तो उन जो एज है ना, इंसान की एज है, जो इंसान के ऊपर जो टाइम पास होता है उसकी उम्र बढ़ती है, उससे रिलेट किया 4 सीजन्स को. तो इसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे. सीजन्स मौसम, मैयर्स पैमाइश, लस्टी जो शीला, फैंसी या ख्याल या तसव्वुर, स्पैन मतलब दौरान है, लग्जरियसली पुरतयश तरीके से, शानदार तरीके से, हनी शहद जैसा, कट चुबाया हुआ खुराक, यानी आप इसको कैसे चुबाई हुई खुराक लिख सकते हैं. ये इसको इस तारा को हटा देते हैं हम इसको हटा देते हैं. ठीक है, इसको हमने हटा दिया. सो कट कहते हैं नहीं कि जो चीज़ हमने चुबाई हुई हो ना उसे कहते हैं कट. तो उसको हम नीचे कर लेते हैं, उसको बस छोड़ ही दें. क्या हटाता है या नहीं. ओके, अब ठीक हो गया. ओके, चुबाई हुई खुराक कट. रूमिनिएट गौर व फिक्र करना. ड्रीमिंग हाई बुलंद ख्वाब देखना. नियरेस्ट अनटू हेवन जन्नत के करीब. क्वाइट कर्व्स खामोश गोशे. सोल रूह. ऑटम ख़ज़ां. फिरलेट लपेटना. कंटेंटेड मुतमईन. आइडलनेस सुस्ती. फेयर थिंग्स खूबसूरत चीज़ें. अनहीडेड नज़रअंदाज शुदा. थ्रेशोल्ड ब्रुक दहलीज का चश्मा या विंटर सर्दी या सरमा. और पेल मिस फीचर यानी रंगत का बिगाड़. फोरगो यानी तर्क करना. और मॉरल नेचर फ़ानी फितरत. अब वो कह रहे हैं, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन सीजन है जो पोएम है इसको पढ़ें और उसके बाद आपने इसको एनालाइज करना है, इसके और एनालाइज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स एंड हाईलाइट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. आपने इसको एनालाइज करना है किस तरह, और इन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है. नंबर 1, identify any list or sequence of ideas events within the poem and describe how they contribute to its structure and meaning. कि जो कुछ सीक्वेंस या कुछ इवेंट्स आ रहे हैं ना उनको आपने तरतीब से लिखना और बताना है कि उससे क्या मीनिंग है. नंबर 2, आपने कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप्स बताना है कि कोई बात कोई चीज़ क्यों हो रही है और उसके असरात क्या हैं, और इनका पोइम के मैसेज पर एंड हाउ दे शेप द नरेटिव और मैसेज, ये पोइम के मैसेज पर क्या असर डाल रहे हैं. ये बी हो गया. एक सी पॉइंट भी है इसका, साथ ही देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए. सी पॉइंट इसका है कि इन्वेस्टिगेट इफ देयर आर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस विद इन द पोएम एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओवरऑल थीम और मैसेज ऑफ द वर्क. कि आपने इसके प्रॉब्लम्स देखने के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस भी हैं, और फिर आपने बताना है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का उसके मैसेज पे क्या असर है. तो हम स्टार्ट करते हैं ए से. सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़. यहाँ पे इन दिस पोएम देयर आर 4 सीजन्स टू शो द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. लेट्स चेक द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेजेस. कौन सी स्टेजेस हैं, अगर आप इसको हटा भी दें तो हम इसको बल्कि हटा ही देते हैं, इतना लंबा तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं. ठीक है, हमने इसको हटा दिया. So in this poem there are 4 seasons to show the stages of human life. तो हम इसको सीक्वेंस से देख लेते हैं. 1 2 3 4. नंबर 1 is spring, birth. ये जो स्प्रिंग यानी कि 4 मौसम है जो कि 4 एजेस को जाहिर कर रहा है. स्प्रिंग किसको जाहिर कर रहा है, बर्थ एंड चाइल्डहुड को, यानी बचपन. फुल ऑफ ग्रोथ, होप एंड ब्यूटी. फिर आ जाता है समर. ये किसको डिनोट कर रहा है, या ये किसको, जॉन कीट्स इसका रिलेशन बता रहे हैं यूथ के साथ, यानी जवानी. यूथ एंड अर्ली अडल्टहुड, अ टाइम ऑफ पीक ग्रोथ एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. ये समर हो गया. ऑटम, अब पत्ते झड़ रहे हैं ना, ख़ज़ां आ रही है. मिडिल एज मार्क्ड बाय मेच्योरिटी एंड रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन मतलब इंसान अपने आप का जायज़ा लेता है. फिर विंटर, लास्ट, ओल्ड एज एंड डेथ, अ टाइम ऑफ डिक्लाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एंड ऑफ लाइफ. यहाँ पे आप डिक्लाइन हो रहे होते हैं, आप बूढ़े हो रहे होते हैं, आप में वो बात नहीं रह रही होती, आप में जवाल आ रहा होता है, डिक्लाइन. सो ये हो गए सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब.
आगे आ जाएं, नंबर बी था हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, की कोई चीज़ क्यों हो रही है और उसका इफेक्ट क्या है। नंबर वन टाइम पासिंग, यहाँ पे हमने देखा ना एक इंसान की ऊपर जो टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है, उसका जिक्र है इस पूरी पोएम में। तो कॉज क्या है, सबसे पहले हमने देखा टाइम पासिंग। उसका कॉज क्या है कि एज टाइम गोज बाय पीपल मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू द नेक्स्ट, यानी जब वक्त के साथ साथ इंसान ज़िंदगी के एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर दाखिल होते हैं, ये कॉज है, यानी ये एक चीज़ है जो कि होती ही है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका इफ़ेक्ट है कि हम एक चीज़ से एक एज से दूसरी एज में जा रहे हैं। मसलन हम यहाँ से बर्ड से यूथ में जा रहे हैं, यानी स्प्रिंग से समर में। इसी तरह हम मिडिल एज से ओल्ड एज में जा रहे हैं, यानी ऑटम से विंटर की तरफ। तो ये उसका इफ़ेक्ट है पोएम में। कॉज क्या था, वक्त गुजर रहा है, उसका इफ़ेक्ट क्या है कि हमारी उम्रें चेंज हो रही हैं एक से दूसरी स्टेज में। दूसरी चीज़ है फीचर्स ऑफ ईच सीज़न। कॉज क्या है कि हर सीज़न का कुछ बताया गया है कि किस तरह पीपल, तो जो लोग हैं वो फील करते हैं और सोचते हैं हर स्टेज में। इफ़ेक्ट्स उसके क्या हो रहे हैं कि स्प्रिंग में क्या होता है, ग्रोथ हो रही होती है और ग्रोथ की वजह से हो पा रही होती है। समर में क्या होती है, अबंडेंस ब्रिंग्स ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन यूथ। समर्स यानी कि अबंडेंस को हटा दे, इतना मुश्किल नहीं रखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। समर ब्रिंग्स, ठीक है, समर ब्रिंग्स, ठीक है, समर ब्रिंग्स कर लेते हैं। ओके, समर जो है वो हमारे अंदर ग्रोथ पैदा करता है, मैच्योरिटी पैदा करता है। ऑटम्स फेडिंग, अबंडेंस वैसे उसको मैं ना चेंज करने की कोशिश करती हूँ, समर्स। ओके, सो आई चेंज अबंडेंस इनटू पीक। अबंडेंस किसी को करना है, अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा होना। तो आप उसको पीक कर लें, अबंडेंस लिखते हैं, जो भी आपने लिखना है, तो पीक इज़ मच ईजियर। सो समर्स पीक ब्रिंग्स ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन यूथ, ऑटम्स फेडिंग लीड्स टू विजडम एंड रिफ्लेक्शन इन मिडल एज, विंटर्स डिक्लाइन ब्रिंग्स चैलेंजेस एंड प्रेपरेशन फॉर डेथ इन ओल्ड एज। सो ये सारे इफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं, यानी स्प्रिंग की ग्रोथ क्या ला रही है, समर्स की पीक क्या ला रही है, ऑटम जो फेड हो रहा है, यानी कि फेड का मतलब होता है जैसे एक कलर था वो फ्रेश था वो फेड हो रहा है, ऐसा कम हो रहा है, उतर रहा है, कलर फेड होना कहते हैं ना हम। इसी तरह विंटर्स का जो डिक्लाइन है वो क्या चेंज ला रहा है। सो दीज आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो ये हमें इजीली समझ आ गई, ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज है नंबर 3 इज नेचर साइकिल्स। कॉज क्या है कि द नेचुरल चेंजेस इन द सीजन्स मिरर एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशंस एंड थॉट्स, कि जो सीज़न चेंज हो रहे होते हैं ना वो इंसानी से फितरत पर असर डालते हैं, उसके जज्बात पर भी असर डालते हैं और सोच पर भी। इफेक्ट क्या है, द साइकिल ऑफ सीजन शोज दैट वी कैन नॉट अवॉइड और फिनिश द चेंज, इट इज़ एन अनअवॉइडेबल एंड हाईलाइट्स द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, ठीक है। तो यानी आपसे ये कहा जा रहा है कॉज क्या है कि ये चीज़ें तो बदलती ही हैं और आप उन्हें, उसका इफेक्ट क्या है कि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, आपको इन्हें जो है एक तो एक्सेप्ट करना, दूसरा इसका कनेक्शन बनाना है। फिर हम कह लेंगे कि इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या पड़ता है इस पोएम पर। नंबर 1 अनअवॉइडेबल चेंज, पहली चीज़, दिस पोएम शोज दैट चेंज इज अ नेचुरल एंड कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट एज द सीजन्स चेंज सो डू द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ये चेंजेस तो होंगे ही, ये अनअवॉइडेबल है, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो होंगे ही। नंबर 2 कनेक्शन विद नेचर, नेचर से कनेक्शन बनाए। द पोएम हाईलाइट्स दैट ह्यूमन लाइफ फॉलोज द सेम नेचुरल वेज ऑफ चेंज। फिर लाइक सीजन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यूनिक एक्सपीरियंसेस एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, challenges and beauties. This shows that every phase of life from childhood to old age is important and valuable. And overall the poem's message is that life is a beautiful and natural cycle, with each stage having its own importance and place in the broader pattern of existence. यानी अगर हम उसको बिल्कुल मुख्तसरन बात करें कि क्या है, और ये कि देखें, एक तो आप चेंज को नहीं बदल सकते, ये तो होगा ही। दूसरा ये कि हर जो आपकी लाइफ की स्टेज आ रही है, जिस तरह हर मौसम में कुछ ना कुछ ब्यूटीज़ होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। गर्मियों में अपने मज़े होता है लेकिन गर्मी लगती है, और उसी तरह सर्दियों, फिर जब हम खा रहे होते हैं हमें इतना मज़ा आता है, वाह, फिर छुट्टियाँ मिल रही होती हैं, समर वेकेशंस। इसी तरह सर्दियों के अपने मज़े होते हैं, रज़ाई का अपना मज़ा होता है, हीटर का अपना मज़ा होता है, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं। इसी तरह आपकी हर उम्र के, इसी तरह बरसात को देख लें, बारिश में मज़ा आता है लेकिन फिर हब्स भी होती है, फिर कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं वगैरह वगैरह। हम सबको पता है कि हर मौसम के क्या चैलेंजेस हैं। सिमिलरली हर एज के भी कुछ चैलेंजेस और कुछ ब्यूटीज है, तो उनको एक्सेप्ट करें और एंजॉय करें, ठीक है। ये हमारे सारे हो गए। आखिर में एक एडवर्टीजमेंट है, वो कह रहे हैं कि इस एडवर्टीजमेंट को देखें, लुक एट दैट एडवर्टीजमेंट बिलो, प्रिपेयर एन एंटी ड्रग मैसेज एंड शेयर इन क्लास। एक एंटी ड्रग मैसेज बनाएं और क्लास में शेयर करें।
फॉर एग्जाम्पल अ चॉइस दैट चेंजेस एवरीथिंग, चूज़ लाइफ नॉट ड्रग्स। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इस तरह के आपने कुछ एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं जिसमें स्पेशली हमने लाइन्स या कुछ एंटी ड्रग मैसेजेस बनाने हैं। सो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हमारा रह गया। सॉरी, तो हम पहले पार्ट सी को देख लेते हैं, फिर हम एडवर्टीजमेंट्स को देख लेते हैं। पार्ट सी है कि पोएम में दी गई प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बताएं। प्रॉब्लम क्या है? टाइम पासिंग। एक प्रॉब्लम है ना, कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, कौन चाहता है कि मेरी जवानी चली जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन जो एक है मसला है, टाइम पासिंग तो होगा। अब सोल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट ईच लाइफ स्टेज, उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें। सिग्निफिकेंस, ईच स्टेज ऑफ लाइफ जितनी भी हैं, चाइल्डहुड, यूथ, मिडिल एज एंड ओल्ड एज, हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड पर्पस। एक्सेप्टिंग हेल्प्स अस फाइंड पीस एंड एंजॉय ईच पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? चैलेंजेस इन ईच लाइफ स्टेज। सोल्यूशन क्या है? फाइंड हैप्पीनेस एंड थिंक। सिग्निफिकेंस, ईच लाइफ स्टेज हैज़ चैलेंजेस। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि चैलेंजेस होंगे, सोल्यूशन क्या है कि उन चैलेंजेस में ही आप हैप्पीनेस यूज़ करें और सोचें। सिग्निफिकेंस क्या है कि देखिए चैलेंजेस तो हैं, मसलन स्प्रिंग में क्या है? डिपेंडेंस होती है। समर में क्या प्रेशर होता है कि आपने फ्यूचर प्लान करना है। ऑटम में क्या है? डीलिंग विद एजिंग को डील करना है। विंटर में क्या है कि फेसिंग फिजिकल डिक्लाइन एंड डेथ। तो ये इसमें सबके सब चैलेंजेस हैं। अब हमने क्या करना है? हैप्पीनेस फाइंड करनी है इन सब में। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, अब आप बूढ़े हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अल्लाह नहीं हमें मतलब ये चीज़ अल्लाह की तरफ से है तो अब है, एक्सेप्ट करें और उसी चीज़ को एंजॉय करें। तो हैप्पीनेस इसमें ढूंढना है और थिंकिंग अबाउट ईच स्टेज वी कैन अप्रिशिएट इट्स यूनिक एस्पेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। ये सब है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ। सोल्यूशन, टेक या कंसिडर डेथ एज नेचुरल। इसको नेचुरल समझें। हम मुसलमान हैं, हमारा तो अकीदा ही और है, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला से मिलना है ना। लेकिन अगर कोई मुसलमान नहीं है, जैसे जॉन कीट्स था, मैं नहीं जानती उसका मज़हब क्या है, आई डोंट थिंक सो कि वो मुस्लिम था। आप भी सर्च करें, मैं भी इंशाल्लाह सर्च करूँगी। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि डेथ को नेचुरल नहीं, ये तो होनी है, इट्स अ नेचुरल, ये कोई इसका खौफ कैसा है, ये तो होगी। और हम मुसलमान हैं, हम हमारे लिए क्या है कि मौत आने के बाद अल्लाह ताला से मिलेंगे, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए। एनीवेज, फिर सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत से लोग मौत से डरते हैं। कीट्स कह रहे हैं कि देखो ओल्ड एज और जो डेथ है ना, जो विंटर से उसने शो किया, ये नेचुरल पार्ट्स ऑफ लाइफ है, इनको एक्सेप्ट करो। और डेथ हेल्प्स अस लिव फुली एंड विदाउट फेयर, यानी कि एक्सेप्टिंग डेथ, यानी कि डेथ को एक्सेप्ट करने से कि हाँ भाई मौत ने तो आना ही है। ये हमें किससे मदद देगी कि हम मुकम्मल तरीके से लिव फुली, कि हम जानदार तरीके से, मुकम्मल तरीके से जिएँ बगैर डरे। ओवरऑल थीम और मैसेज क्या है इस पूरी पोएम का? कि चेंज एक्सेप्ट करें, नेचर से कनेक्ट हों और हर स्टेज में ब्यूटी ढूंढें। दिस इज़ द ओवरऑल थीम, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया है। आगे देख लें एडवर्टीजमेंट की लाइन, जो कि हमने इस क्वेश्चन तो पहले पढ़ लिया, फिर पार्ट सी किया, तो इसको एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। कुछ लाइन्स हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे क्लीन, ड्रग्स डिस्ट्रॉय ड्रीम्स। ये जो फर्स्ट हुआ ना, अपन को एक तरह से स्टांजा भी बना सकता है। अगर आप चाहें अलग अलग लाइन्स भी बना सकते हैं और दो लाइन्स को मर्ज भी कर सकते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे क्लीन, ड्रग्स डिस्ट्रॉय ड्रीम्स, ये भी कर सकते हो अलग अलग भी। देन लिव ड्रग फ्री, live happily. Number 4, say no to drugs, say yes to life. Number 5, choose health not harm. 6, be smart, don't start, यानी कि ड्रग्स को स्टार्ट मत करो. Number 7, your future matters, say no to drugs. 8, drugs are a dead end. This is the 8th. तो ये these are the just guidance. आप ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी भी हो सकती है, बच्चों को कराएं। अगर आप बच्चे हैं तो खुद दिमाग लड़ाएं और ख़ुद भी सोचें, ठीक है। सो दिस इज़ द होल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 6। और ये जो पोएम है बहुत ही खूबसूरत पोएम है, इसको आप खुद भी देखिएगा। वर्ड मीनिंग जहाँ पे गिवन है इसकी मदद से आप इसको देख सकते हैं। और अगर नहीं कोई चीज़ समझ आ रही है, आपको है कि ये क्या है, ये नहीं समझ आ रही, तो आप ख़ुद से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट खोलें और उसको देखें। पैराफ्रेजिंग इसकी नहीं कही गई, ना कहा गया है, तो इसलिए हम नहीं करें। और इंशाल्लाह अगर आई भी तो पैराफ्रेजिंग में कुछ भी नहीं होता। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स आते हैं ना, जो मैंने आपके लिए दे भी दिए, तो आप इसकी पैराफ्रेजिंग कर भी सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।